नाजरीन, आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। बोल मुंबई बोल, जोर से बोल, हक से बोल, इंसाफ के साथ बोल और कानून के दायरे में बोल। आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई शहर की नौजवान शख्सियात जो कि बहुत काम करी, समाजी, मिली और हर सतह पे बहुत अच्छा एक ग्रुप काम कर रहा है। आज हमने उनको आमना सामना मीडिया में उनको आमंत्रित किया है, उनको बुलाया है और आज हम उनसे बात करते हैं अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग मौजू पर। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं जय हो फाउंडेशन के सदर अफरोज मलिक। वही अफरोज मलिक के बाजू में आप देख सकते हैं बैठे हैं महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष मराठा खान जी। वही हमारे साथ कुर्ला के बहुत ही नौजवान साथी जो कि समाजी और मिली कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही अहम ग्रुप है मदीना ग्रुप, जिसके मंसूर शेख हमारे साथ में है। वही अजमल शेख भी हमारे साथ में मौजूद है। हम इस पूरी टीम से मौजूदा हालात पे बात करेंगे कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद में जिस तरह के हालात देश में है, महाराष्ट्र में है, उस पर हम कुछ अहम बातें करेंगे। जो जनता की बातें हैं, जो जनता की आवाज है, ये नौजवान साथी हमारे क्या सोचते हैं इस ताल्लुक से, सरकार कितना कामयाब है, नाकामयाब है, कहाँ कमियां हैं इस वायरस से लड़ाई में, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अफरोज मलिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि कोविड-19 को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, उद्धव ठाकरे ने आज भी जो है लाइव अपनी बातों में बहुत सारी बातें कही, उनके भाषण को बहुत पसंद किया लोगों ने और उनसे बहुत मुतमईन नजर आए। क्या आप सरकार के कामों से मुतमईन हैं जो सरकार कर रही है इस लॉकडाउन को लेकर या कोरोना वायरस से इस लड़ाई को लेकर, आप क्या सोचते हैं? सरकार की जो अनाउंसमेंट है वो तो बेहतर हो ही रही है और सरकार की नीयत भी मुझे लगता है ठीक है, जी, मगर जो उसका ग्राउंड तक उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो पहुंच नहीं पा रहा। वो बिल्कुल ग्राउंड की जो उनकी जो नीतियां हैं, वो ग्राउंड पे जो राशन के लिए आज भी परेशान है, आज भी मजदूर इलाज के लिए परेशान है, आज भी मजदूर राशन के लिए परेशान है, तो वो जो परेशानियां हैं उसमें कमी नहीं आ रही है। ये ठीक है कि सरकार कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी ने जो 2-3 फैसले लिए, जो ऐसे भी हालात में जिन लोगों ने समाज में जहर फैलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्त एक्शन लेकर बता दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उद्धव ठाकरे जी ने अपने एक बयान में लिखा, कोरोना वायरस से खतरनाक वो वायरस है जो समाज में जहर घोल रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी अपनी जो भूमिका तो स्पष्ट ले रहे हैं, मगर जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की नीतियां, तरह तरह के प्रोपेगेंडे करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी को चाहिए कि जो हम लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता चाह रहा है कि उद्धव ठाकरे जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात उनके ग्राउंड की भी रियलिटी को जाने। बस अगर ग्राउंड की रियलिटी उद्धव ठाकरे जी को पता चल जाए कि पेपर पे ये है और ग्राउंड पे ये है, तो मुझे लगता है कि बेहतर फैसले कर सकेंगे उद्धव ठाकरे जी, इससे भी अच्छा कुछ कर सकेंगे। मंसूर शेख साहब, ये बताइए कि हम बात तो कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर और पूरी लड़ाई जो इस पे जारी भी है, हुकूमत की भी, सरकार की भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं जैसे कि मुंबई बाग जो सीए एनआरसी को लेकर जहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, अब शालिनी शर्मा जिसने लगातार वहां परेशान किया, अब इस कोरोना वायरस की लड़ाई के बीच में वहां की 50 औरतों को उन्होंने नोटिस देने का काम किया और उनकी कोशिश ये नजर आ रही है कि उन 50 औरतों को क्वारंटाइन किया जाए। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, ऐसी खबरें आ रही है हमारे पास में और शिकायतें भी है कि कहीं ना कहीं वहां की सीनियर शालिनी शर्मा जो है फिरका परस्त अनासिर के इशारे पे काम कर रही है, जबकि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, एनसीपी की है और शिवसेना की है। एक तरह से सेकुलर सरकार हम कह सकते हैं और मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑफिसरान पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है और ये कहाँ तक सही है? शालिनी शर्मा जैसे अफसरान का ये अमल जो है कहाँ तक सही नजर आ रहा है आपको? जैसा कि आपको पता है, जब मुंबई बाग के अंदर जब मुंबई बाग बस के 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन शाहीन बाग हुए, मुंबई बाग को 65 दिन हुए थे, लेकिन जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप और संक्रमण मुंबई शहर में बढ़ रहा था, तो उसको देखते हुए हमारी माए, हमारी बहनें, उनकी कुर्बानी से मुंबई बाग चल रहा था, इन्होंने मुंबई बाग को सस्पेंड करने का फैसला किया और इन्होंने उसको खत्म किया कि भाई गवर्नमेंट नहीं चाहती है और कोरोना वायरस को देखते हुए हमको देश के भविष्य के लिए सही लगा, उन्होंने उसको बंद कर दिया। और शालिनी शर्मा जो है वो आरएसएस की एजेंट के तौर पे काम कर रही है। उन्होंने उस ऑफिसर ने पहले भी वहां पर, आपको याद होगा, एक दिन सुबह में रेड मारकर मुंबई बाग को खत्म करने की साजिश रची,
जिसकी वजह से नागपाड़ा का पूरा लॉ हिल गया, काफी सड़क 6 घंटा बंद रही। और इस तरह की जो कार्यकर्ता की शालिनी शर्मा ने की थी, उसको बहुत हर मीडिया ने सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। इवन हम लोगों ने जनाब अब्बासी आजमी साहब को बुलाकर मीटिंग लेकर और अपना एमएलए रईस शेख साहब को बुलाकर उन लोगों को ज्ञापन भी किया था। होम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाई थी, ट्वीट के जरिए, कॉल के जरिए होम मिनिस्टर तक बात पहुंचाई थी, शालिनी शर्मा को सस्पेंड किया। तो शालिनी शर्मा जो है वो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है, जो एंटी मुस्लिम है, ये जगजाहिर है। और इसके लिए गवर्नमेंट को दावा देना चाहिए, होम मिनिस्टर भारत को सस्पेंड करना चाहिए। ये बिला वजह का काम शालिनी शर्मा ने किया है। जो बहनें, जो औरतें हमारी, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कोरोना वायरस से, जो सिर्फ मुंबई बाग में सस्पेंड की, ये शालिनी शर्मा ने एक बदले की खातिर, ये बदले की भावना से ये काम किया, ये कदम उठाया है और उनको नोटिस देने का काम किया। मैं आता हूँ मराठा खान साहब की तरफ। मराठा खान, ये बताइए कि जैसे कि अफरोज मलिक ने कहा कि सरकार को कुछ एनजीओ से बात करनी चाहिए थी, सरकार की नीयत तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बम्बई की जो एनजीओ है, समाजी तंजीमें हैं, उनके साथ में भी एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए था किस तरह से इस पर अमल हो सके। आपका क्या कहना है इस पर? जी, मैं आमना सामना न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है हमको अपनी बात इस देश तक पहुंचाने का, आपके चैनल के जरिए से बात देश तक पहुंचाने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि वो खुद मुआयना कर लें कि जब 22 तारीख से जो है 22 मार्च से जब से सेल्फ कर्फ्यू का डिक्लेरेशन हुआ था, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि आप अपने आप को एक दिन के कर्फ्यू में डालिए, उसी दिन से लगभग हमारी लॉकडाउन की स्थिति डिक्लेयर हो चुकी थी। 23 तारीख को फिर ऐलान हुआ और 24 तारीख से पूरा देश बंद हो गया, सारी ट्रेनें, बस वगैरह सब व्यवस्था सब बंद हो गई। लेकिन इसमें कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। हमें कोरोना से बचना है, कोरोना महामारी से लड़ना है, मगर दूसरी तरफ जनता की, अवाम की, नागरिकों की अपनी समस्या, उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। ये पिछले 28 दिनों से जो लोग भोग रहे हैं, जिनकी जो परिस्थिति है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास में व्यवस्था नहीं है, सरकारों ने ऐलान तो किया कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम चावल देंगे, हम देंगे, वो ऐलान अपनी जगह पे ठीक है, मगर कहीं ना कहीं उसका जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने लोगों में होता हुआ देखा है क्या? मैं दावे के साथ में ये कहता हूँ कि अपने लोग जो ये दर्शक देख रहे हैं वो देखें कि अपने इर्द गिर्द आपको पिछले 28 दिनों में सरकारी मदद कितनी मिली और सामाजिक संस्थाओं की, एनजीओ की तरफ से, जागरूक नागरिकों की तरफ से, वहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से मददें कितनी मिली। मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सामाजिक संस्था नहीं होती, ये लोगों की मदद नहीं कर रही होती, तो शायद गुजरे 27-28 दिनों के अंदर मुंबई शहर और महाराष्ट्र और देश भर में बगावत हो जाती। जिसकी छोटी सी झलक हमने दिल्ली में देखी, बस स्टैंड के ऊपर हजारों की भीड़ आ गई है, आगरा स्टेशन के ऊपर हमने हजारों की भीड़ देखी है, हमने सूरत में देखी है, और कई जगहों की जो है खबरें भी नहीं बनी, नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क वहां तक पहुंच भी नहीं सके। लोग, बड़ी परिस्थिति लोगों की खराब है। सरकार जो है अपने ऐलान के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर यकीन करके बैठी तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आज तक सरकार ने किसी भी अधिकारी के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर या कोई बड़े अफसर के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। हमने तो नहीं सुना कि जो है सरकार की पॉलिसी लोगों तक नहीं पहुंचाने की वजह से जो है किसी बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है या उस पर विभागीय कार्रवाई कर दी गई है और जनता को राहत देने का काम किया। नहीं, इस पूरे मामले में हमेशा देश ने देखा है कि सरकार के साथ साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं हमारी या हमारी एनजीओ आगे नहीं आती है, तो किसी भी महामारी से या किसी भी मिशन से मुकाबला नामुमकिन है। क्योंकि जनता का भी तो फर्ज बनता है, एनजीओ का भी फर्ज बनता है। और जैसे कि आप लोगों ने सवाल किया कि आज ही सीएम साहब ने जो लाइव में अपना बोला है, उन्होंने 2 नंबर जारी किए, एक बीएमसी का नंबर जारी किया और एक बिरला का नंबर जारी किया कि कहीं अगर किसी को अनाज की या किसी तरह की परेशानी होती है, उस फोन पर नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी सहूलतें मिल जाएगी। वही राशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अफरोज मलिक साहब, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो काम कर रही है, सामाजिक तंजीमों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। एनजीओ की जिम्मेदारी बनती बिल्कुल जरूर है, एनजीओ की जिम्मेदारी है, मगर एनजीओ के पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एनजीओ के पास कोई संसाधन नहीं होता। एनजीओ लोगों को समझा सकती है, मगर समझाने से भूख नहीं मिटती है। राशिद रहीम साहब, समझाने से भूख नहीं मिटती। मैं महाराष्ट्र सरकार से बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग ग्राउंड पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मशवरा करते तो आप इससे बेहतर कर सकते हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी का सियासी सफर बहुत बड़ा नहीं है, उनका सियासी सफर बहुत छोटा है
और दूसरा एक जो बात सामने बार बार आ रही है, जो महसूस कर रहे हैं कि भाई राशन की जो बार बार बात चल रही है, तो राशनिंग व्यवस्था कब, अभी मुझे ऐसा लगता है पिछले 8-10 दिनों से कुछ राशन मिलने लगा है। उसके बावजूद भी लगातार शिकायतों का दौर चालू है। मगर उसमें भी हमने ये नहीं देखा है कि जो भी सरकार के वादे हैं फ्री राशन देने के, 3 महीने के राशन देने के, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग प्रभावी ढंग से राशन वितरण के जो लोग बैठे हुए हैं, वो हर जगह से उनके खिलाफ शिकायतें लगातार आ रही हैं। जी, अब तो अफसोस की बात यह है कि अफरोज मलिक कि जैसे कि मदीना ग्रुप जो कुर्ला में काम कर रहा है, मंसूर शेख है, अजमल शेख है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, जरूरियात की चीज पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके उस कामों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने, हमें जो नजर आ रहा है वहां पर जो लोगों से हमने बात की कि कुर्ला में कुछ सियासतदान जो है नहीं चाह रहे कि ये लोग इस तरह से काम करें। अगर ये एनजीओ काम नहीं करे, राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, लोगों की जरूरत की चीज तकसीम ना करे, तो फिर ये काम कैसे होगा? तो मंसूर शेख से मैं ये पूछना, मैं अफरोज मलिक आऊंगा आपकी तरफ, मैं मंसूर शेख से ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को जिस तरह से काम करने से रोका जा रहा है, उसकी असल वजह आपको क्या नजर आती है? असल वजह तो सिर्फ ये नजर आ रही है भाई कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कुछ लोग नए नौजवान आए और आगे के काम करें। हम लोगों को ना सियासत में हम लोग अपना कोई भविष्य नहीं तलाश रहे, और ना हमारा कोई आगे एम है कि हमको सियासत में जाना है, एक्टिव करना है। बस हमारा एम ये है कि हम चाहते हैं कि सोशल लीडरशिप हमारी कम्युनिटी के अंदर डेवलप हो। हर तरह के लोग हमारे समाज के जो नौजवान है, खासतौर पर 25 साल के, वो आगे आए और कोई समझ के बातें करे, जो भी हमारी तकलीफ है उनको शासन तक उठाए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और जो सामने भी नहीं आ रहे हैं, बधाई नहीं नजर आ रहे हैं, छुप कर वो लोग बता रहे हैं, मतलब कुछ भी पीछे से उंगली करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना काम अलग जारी रखे हुए हैं और इस तरह जितनी हमारी कुव्वत ताकत है, हमारे अजमल भाई है, पूरा ग्रुप है, तो तब तक हम लोग शामिल रखेंगे कि जितने भी लोग आज जो हरकतें कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको वक्त आने में जनता ही बताएगी कि आपकी ये जो कारकर्दगी है, जो नौजवान समाज से उठ के आ रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कोई अपना सियासी मुस्तकबिल नहीं तलाश रहे हैं, वो सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहता है। हम लोग सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हमको कोई सियासी ना फायदा चाहिए, ना वो अपना सियासी मुस्तकबिल तलाश रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो भी है डर है, हराता है, और लोग डरे हुए हैं, जो समाज के जो लोग, उनके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उससे तकलीफ हो रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि नौजवान समाज के, हमारे समाज के लोग के काम कर रहे हैं, तो हम लोग आए और उनका साथ ना के पीछे से उनको उंगली करें। मेरी एक ही अपील उन लोगों से है, वो लोग पीछे से उंगली करने का काम कर रहे हैं, भाई आप भी हमारे भाई हैं, आप भी आए, हमारे साथ खड़े रहे, हमारा साथ दें। और ये कोरोना की जो बीमारी है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मामला है। हो सकता है हम लोग आज बात कर रहे हैं, कल हमें सोल्यूशन देना हो कि हम लोग बैठ के बात करें, और हम में से किसी को अल्लाह ना खुदा ना हमसे बीमारी हो, हमारे घर वालों को हो, कल कुछ भी हो सकता है। हमारे इलाके में कई लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनसे भी अपील है कि आप लोग हमारा साथ दें, जहाँ भी जो काम करो। जैसे कि अफरोज मलिक ने कहा कि एनजीओ के पास फंड का बहुत की कमी होती है, बड़ा मुश्किल होता है लोगों से लेना, भी उसके बाद में जरूरतमंद तक पहुंचाना, जो जरूरतमंद लोग हैं, तो ये फंड कैसे हासिल होता है, कहाँ से आप लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं? नहीं, फंड का तो इश्यू रहता ही है भाई, और मतलब ये काम करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो आज जो हालात है, कोई आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं है, और उसके बाद से यहाँ लोगों के बीच में रोड पे रहना, इसके लिए वो तैयार नहीं है। अजमल भाई की हिम्मत है, मेहनत है, ताकत है, उनके ग्रुप की ताकत है, सब हमारे मनुष्य है, तो बेचारे आगे ऐसा हालात में लोगों के बीच में खड़े हैं, खाना दे रहे हैं। जैसे हम लोग सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं, खाना बांटने के, और बाद में पहले तो बाद में हमारे जो वॉलेंटियर उनको सैनिटाइज किया जाता है बाकायदा, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के बाद पूरा ध्यान रखते हैं, सारी बातों का ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है इसका। जी हाँ, सब हम लोग ध्यान रख रहे हैं, वीडियो है मेरे पास और आपको भेज दूंगा भाई। और हम लोग के कम से कम 10-15 वॉलंटियर्स खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। उसके बाद में लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप लोग हल्का फुल्का ना हो, लाइन से बाकायदगी से, खाना ज्यादा है, खाना सबको मिलेगा, लेकिन आप तरीके से लोग भी समझते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि वो थोड़े से वो लोग भी जरूरत है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो थोड़ा सा हमको संभाल के लेना पड़ेगा। और आज जो देश में हालात है, और ये देश में हालात के बाद जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी
पहल नहीं हो रही है। अफरोज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि जो भी लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जो एनजीओ है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी रोड पे लोग काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके उनको कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम करें, ताकि हम लोग बड़े लेवल पे इसको अंजाम दें। आज हम लोग 1000-1200 लोगों को सुबह खाना खिला रहे हैं डिनर में, दोपहर में लंच में 700-600-800 ऐसे लोगों को खाना खिला रहे हैं। इनके लिए बहुत पैसे लगते हैं रोजाना। वहाँ के जो एमएलए और नगर सेवक है वो क्या कर रहे हैं? नहीं, सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहते भाई, लेकिन क्या सब अपने अपने तौर पे काम कोई कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है। कुछ लोग रोड पे है, कुछ लोग घर में है। अजमल शेख, ये बताइए कि आपकी जो मदीना ग्रुप है ये अब तक जो है कितने लोगों को खाना तकसीम किया और क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें, क्या क्या तकलीफ आ रही है इसमें काम में? देखा जाए तो जिस दिन से फर्स्ट डे से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तभी से समझ में आया कि अभी जो डेली काम करते थे, डेली पैसा कमाना, वही पैसा मिलता था, घर में बच्चों को खाना खिलाते थे, ये मालूम था ये बंद हो गया, होटलें बंद हो गई है, वो खाना नसीब होगा नहीं, क्योंकि बीवी बच्चों को खाना मिलेगा नहीं, होटल तो बंद हो गया। उसी दिन फर्स्ट डे हम लोगों ने उसका इंतजाम किया खाने का। अच्छा, जब दिया इंतजाम को, जो अच्छे खाने लोग है वो लोग लाइन में लग के, जरूरत हो लाइन लगता है, लाइन में लग के खाने इंतजाम कर दो। लेकिन क्या हो गया, सेकंड डे उससे पब्लिक बढ़ती जा रही, थर्ड डे पब्लिक बढ़ती जा रही, तो समझ में आ रहा कि इनको घर में खाने को नहीं है, राशन नहीं है, खाने को नहीं है। डेली ये काम करते हैं और वही पैसा कमाते हैं, अपने बाल बच्चों को अपना पेट पालते हैं। तो क्या है, जो सरकार ने बंद किया है, ये सब बंद रहेगा, होटल बंद भी बंद है, हम लोग इंतजाम किधर नहीं है, तो हम लोग इंतजाम करते हैं। पहले हम लोग कुछ लोग राशन बांट देंगे हर घरों में, 400-450 फैमिली को हमने राशन बांटा। हम लोग मार्केट जाके राशन का इंतजाम किया, यहाँ से किट बना के सबको हम लोग किट पहुंचाया। उसके बाद में ये हो गया कि राशन भी हम लोग को मिलना हो गया बंद, वाशी मार्केट से इंतजाम किया, वहां से मिलना बंद हो गया, लोकल दुकानों से इंतजाम किए, वहां भी बंद हो गया, वहां से जरा टाइम बांध देते, उसके बाद वहां से मिलना ही नहीं, मतलब स्टॉक लोगों ने दिया, बाद में मिलता है नहीं। तो हम लोग क्या, हम लोग मजबूरी हो गई, हम लोग क्या कि भाई राशन अभी खत्म करते हैं और खाना जो है वो डेली चलता है लोगों के दोपहर में और रात में दो टाइम पे। तो खाना ऐसा है कि अगर जिसको एकदम जरूरतमंद है वही आएगा और लाइन आए वो खाने। और जो हमारे परेशानी अभी जो दिक्कत आई 2-4 दिन पहले बात है, आपको मैंने पढ़ा है, तो हमारे यहाँ पे रात के टाइम, दिन में तो कम लेकिन रात में ज्यादा लोग आते हैं, तो ऊपर डिस्टेंस रख के, अच्छा गैप रख के हम लोग डेली में खाना बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें भी अब किसी को हजम नहीं हुआ ये बात, अब वो ऐसा कंप्लेन आया है उनको चौकी में, तो आगे हम लोग बोले भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप देख लो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, लोग खाना बांट रहे हैं। अरे खाली कोरोना से नहीं, ये भूख से मर जाएंगे, इसके लिए कि इनका खाने का इंतजाम करो, क्योंकि इनको इंतजाम खाने का हुआ नहीं है, राशन मिला नहीं है, सब परेशान लोग हैं। परेशान इतना है कि खड़े होकर लाइन लगा खाना मांग रहे हैं बच्चों के लिए। वो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, रात में 2:30 बजे वो आदमी एक वीडियो बनाता है, उसके बाद बच्चे सोए हुए हैं और रोते हुए वीडियो बना रहे हैं, घर में कुछ नहीं है। वो वीडियो इतना वायरल हुआ, लेकिन सरकार तक ये वीडियो जा रहा नहीं है। तो उससे समझ में आता है कि लोग इतना परेशान है, लेकिन खाने और राशन की तरफ सरकार ध्यान नहीं है। सही हमारा है, हम लोग मदद करेंगे, एक लिमिट होती है, हम लोग बस बात नहीं। लेकिन फिर भी मेरे ग्रुप के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जुड़े हुए, तन मन धन से जुड़े हुए, और मैं उनके लिए चाह रहा हूँ, अभी तक राशन चलाऊंगा, खाना चलाऊंगा, अल्लाह चाह चलाते रहूंगा। जी नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम को जारी रखिए। अफरोज मलिक, जिस तरह से मंसूर शेख ने और अजमल शेख ने बताया कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इनको परेशान किया जा रहा है और कुछ सियासी लोग जो है इस तरह से हरेसमेंट कर रहे हैं, तो इसकी किस तरह से मुखालफत होनी चाहिए, कितनी मजम्मत करनी चाहिए और कितना यानी कि ये नापाक काम वो लोग कर रहे हैं क्या? राशिद भाई, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग अपने वार्ड में सिर्फ राशन बांट रहे हैं, अपने वार्ड के बगल वाला आदमी जो है अपने वोटर को बांट रहे हैं, अपने वोटर के अलावा वो लोग, उसमें भी उनका मंशा जो है सियासत है कि उसके वार्ड के बाहर के लोग को लोग राशन नहीं दे रहे। उसी तरह वो एमएलए का भी जो एरिया आता है उसके बाहर वो राशन नहीं दे रहा है। जी। आपने जितने भी माइनॉरिटीज के जो लोग देखे होंगे, और माइनॉरिटीज का एक हद होती है, उस हद के अंदर वो अपनी सियासत करता है। जब उस हद, उसके एरिया में कोई इस तरह से सोशल वर्कर थोड़ा एक्सपोज होने लगता है, उसको समाज में जगह मिलने लगती है, तो उसको घबराहट होने लगती है, उसको सीधा नजर आता है अपनी सियासत पे हमला। तो अपनी सियासत पे हमला समझकर वो ऐसे लोगों का विरोध करता है, ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करता है। ये हर जगह का मामला है, ये जो मंशूर जी जहाँ पे काम करे वहीं का मामला नहीं, हर जगह पे ऐसे ही है। जब कोई भी माइनॉरिटीज का, जहाँ पे आबादी ज्यादा है, वहाँ माइनॉरिटीज का कोई सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट मशहूर होने लगता है या उसको लोग पसंद करने लगते हैं, तो सबसे पहले सियासतदानी की मन में घबराहट पैदा होती है कि इसी बहाने कहीं नेता ना बन जाए।
तो ये तो हर जगह देखा जा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये बोल आज के वक्त में घबराते क्यों है वो? जी जी वो घबराते क्यों है? अगर उन्होंने काम किया है, उनका काम अच्छा है, तो घबराते क्यों है वो लोग? यही तो बात समझ में आ नहीं रही है कि लोग घबरा क्यों रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मंसूर शेख अगर काबिलियत उनके अंदर होगी पब्लिक का नेतृत्व करने की, तो भी नेता बन जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज में मंसूर शेख जैसे लोग सामने है, और ज्यादा से ज्यादा लोग, उनकी जो ग्रुप है बेचारे सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारी कुर्ला कमेटी है, हमारे यहाँ पे कमेटी है, बैतुल्ला खान है कपाड़िया के, जो वो लोग भी, अब काफी लोग आप हर जगह सुनते हो, कहीं 1000 आदमी का खाना बन रहा है, कहीं 3000 आदमी का खाना बन रहा है। गोंडी में मेराज सिद्दीकी वगैरह की टीम है जो 5000 आदमी को डेली 2 टाइम, दिन में 2 टाइम 55,000 आदमी के लिए ये पाव भाजी का इंतजाम करती है। तो इस तरह की जो भी लोग अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, उनको दबाने की हर जगह पे कोशिश की जाती है। और ये डर उनका बेजा है, क्योंकि कोई भी, जो मैं जिनकी मैंने नाम लिया है, कोई भी आदमी सियासत में अपने सियासत के लिए नहीं कर रहा है, वो तो इंसानियत की खिदमत। और बिल्कुल राशिद भाई, मैं बोलना चाहता हूँ, इंसानियत की खिदमत करना अल्लाह उनके दिलों में रखता है। कोई बाहर से खिदमत नहीं करा सकता, बाहर से दिखावा करा सकता है, मगर कोई बाहर से खिदमत नहीं करा सकता। मगर इस बात को लोग नहीं समझ रहे। वो लोग अपने आप को ना जाने क्यों वो लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारे खिलाफ ये कहीं सियासत में कदम न रख दे, या हमारे खिलाफ इलेक्शन के वक्त ये लोगों को, हमारे जो वोटर्स हैं उनको दूसरी किसी पार्टी से न जोड़ दे। उस डर से इन लोग का हमेशा डर बना रहता है। और उनको मालूम है कि हमारा जो पूरी दुनिया है, यही एक वार्ड है, और उसी वार्ड के अंदर वो लोग अपनी कोशिशें लगातार करते रहते हैं। तो ये डर उनका जायज नहीं है, बेजा डर है। क्योंकि मंसूर शेख या इनकी जो टीम है, ये पूछ के वोट नहीं दे रही कि आप किस वार्ड से हैं। ये तो आप कुर्ला के कोई भी आदमी लाइन लगा ले, पूरी धारावी का लाइन लगा ले, कुर्ला इसका आदमी लगा ले, तो नाम पता पूछते नहीं है, किस वार्ड के पूछते नहीं। वो तो आते हैं और थैली पकड़ा देते हैं, लेके चला जाता है। उसके बावजूद इन लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनका विरोध होता है। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है कि नेकी का विरोध हमेशा होता चला है। तो ये आज भी हो रहा है, कोई बड़ी बात मुझे नजर नहीं आती। मदीना ग्रुप और मंसूर शेख का जो काम है, उसकी मिसाल तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जर्नलिस्ट शाहीन पटेल ने मंसूर शेख से रब्ता कायम किया। हरी मस्जिद पे, आगरा रोड पे, किसी एक फैमिली को बहुत जरूरत थी, बहुत परेशान थे वो लोग, और मंसूर शेख ने दूसरे दिन पूरा अनाज पहुंचाया, वो भी ज्यादा से ज्यादा। ना उसकी तशहीर की, ना फोटोबाजी की, और ना कहीं हमने देखा कि उन्होंने कोई फेसबुक पे डाला होगा। जबकि लोग आज जरा थोड़ा सा 2 किलो अनाज देकर जो है 10 लोग पकड़ के खड़े रहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस की बात तो ये है क्या कि नुमाइश ज्यादा होनी चाहिए उनकी। उनको अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं वो नजर नहीं आता, ये खैर का काम कर रहे हैं ये नहीं, पर उनकी नुमाइश होना चाहिए। वही हाल सियासी लोगों का है। सियासी लोगों को डर भी है, खौफ भी है और नुमाइश भी है। हम यहाँ पर फारूक खान से पूछना चाहेंगे कि फारूक खान साहब, ये पूरे रिलीफ के काम में और लोगों की मदद के लिए जो आप लोग सारे लोग पूरी हिंदुस्तान भर में और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी सभी ज्यादातर तंजीमें काम कर रही है, संस्थाएं काम कर रही है, हमारी मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है। वहीं महाराष्ट्रियन मुस्लिम विकास आपका जो ये जो संस्था है जिसके आप अध्यक्ष मराठा खान, आपकी संस्था क्या कर रही है? देखिए, महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद राज्य स्तर पर काम करने वाली एक संगठन है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, हमारे हर जिले के जो है जिला प्रभारी और तालुके के अध्यक्ष वगैरह, ये अपने अपने लेवल पर वहाँ की लोकल तंजीमों के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। हमारी संगठन जो है पार्टीशन करके काम नहीं करती है, हम अप्रोच करते हैं, लीडरशिप डेवलप करने का काम करते हैं, नए लोगों को आगे लाने का काम करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जो अभी हमारे साथी मेहमान जुड़े हुए हैं मंसूर से, 50 वर्षों से हम यहाँ कुर्ला में रह रहे हैं, मुंबई शहर के अंदर, मगर ये हमारे कभी कांटेक्ट में नहीं है, हम कभी इनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ, कभी हम उनसे इसी बातचीत की। मगर हमने इनका काम जब से अपने भी पिछले एनआरसी के और इसमें कुछ वक्तों में इनका हमने काम देखा, ये लड़कों का जो काम देख रहे हैं, ये नई जनरेशन का हम काम देख रहे हैं, तो इनके कामों से हम मुतासिर होकर के इनके साथ जुड़ गए। तो ये हमारी संस्था जो है वो लगभग हर जगह पे जहाँ पे लोग काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको कोऑपरेट करने का काम करके उनको हमारे तजुर्बात के साथ में, हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ में उनको हम आगे बढ़ना कैसे और उनकी लीडरशिप कैसे डेवलप हो, जैसे आपकी संस्था मॉडल कैसे बने, इसकी हमारी कोशिश होती है। जैसे आप लोगों ने जो संस्था बनाई अपनी महाराष्ट्रियन मुस्लिम विकास परिषद, सिर्फ मराठी जो महाराष्ट्र के जो मुसलमान है उनके लिए बनाई है आपने, उनके आप मुद्दे उठाते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। लेकिन आज के कोरोना वायरस जो है महाराष्ट्रियन मुस्लिम और यूपी का मुसलमान दिखकर तो आया नहीं है,
तो आप यहाँ हाँ। पर किस तरह काम कर रहे हैं? खाली महाराष्ट्र मुस्लिमों को आप सहूलियत देने का काम कर रहे हैं कि सभी मुसलमानों को एक नजर से देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की नौयत से, या हिंदुस्तान के किसी भी आम आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी मदद करने की आप बात करते हैं? नहीं, ये आपका सवाल जायज है, वाजिब है। बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस मौके पे, ये कोरोना की महामारी के दौर में भी ये सवाल को जो है जब कहीं ना कहीं दिमाग में एक जगह लोगों के अंदर बुलाते रहता है कि मौलाना खान जो है ये जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र मुस्लिम, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। दरअसल बात ये है कि बहुत मुख्तसर में चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में आप जवाब दीजिए। हाँ, महाराष्ट्र के जो मूल निवासी महाराष्ट्र मुस्लिम है, ज्यादातर ये मुंबई में नहीं रहते, ज्यादातर मुंबई में जो है माइग्रेट मुस्लिम रहते, और माइग्रेट मुस्लिम रहने की वजह से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका जो है लोगों को मुंबई जैसे शहर तक उनके सामाजिक कामों की पहुंच नहीं पाते, यहाँ के लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती। मुंबई की लीडरशिप और मुंबई के अखबार, मुंबई का मीडिया चैनल महाराष्ट्र के मुसलमानों को उस तरीके से आगे ला करके उनके किए हुए कारनामों को, उनके कामों को और उनके सामाजिक कार्यों को लोगों के सामने पेश कर हम ये काम कर रहे हैं। रही बात, दूसरी बात ये है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर जो हमारे साथ में जुड़ करके काम करने वाले, जैसे जैहो फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अफरोज मलिक साहब है, और इसके अलावा भी मंसूर शेख है, और इसके अलावा और दीगर लोग हैं जो महाराष्ट्र के लिए, लेकिन कभी भी इन्होंने हमारे सुलूक से और हमारे बातों से ये महसूस नहीं किया कि हम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर भेद पैदा करेंगे। हम उनको कॉपरेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इवन हम उनसे ये भी नहीं बोलते कि आप लोग कहीं हमारा भी नाम डालिए अपने इसके अंदर। तो हम काम करने वालों को ये करते हैं, और हम देहात की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, जो रिमोट की तरफ रहने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे अपने कामों को जो है इस मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी तक नहीं पहुंचा पा रहे अपने सामाजिक कार्य को, हम उनको आगे ला करके प्लेटफॉर्म देने का काम करें। चलिए, बहुत लंबी बहस है ये, नहीं तो मैं सवाल करता मंसूर शेख से फिर मुख्तसर मैं इसके लिए जवाब तो जानना आपको अलग से चाहूंगा प्रोग्राम देना। कि महाराष्ट्र विकास जो हमारे मौलाना खान साहब का है कि महाराष्ट्र के मुसलमान, फिर यूपी के मुसलमान, क्या ये दीवार खड़ी करनी चाहिए इस तरह की? नहीं, मेरा मानना तो बस ये तो है नहीं, मेरा मानना तो ये है कि हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली उम्मत है जो रहमतुल आलमीन थे, और हमारा अल्लाह जो है वो पूरा आलम का अल्लाह है। तो हमको हर एक को जात पात देखे बगैर मदद करना चाहिए। जो भी मदद जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म दान विशेष का हो, चाहे खुदा को मानता हो, चाहे नहीं नास्तिक हो, नहीं मानने वाला हो, हमको हर किसी की मदद करना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज अफरोज मलिक साहब, अफसोस इस बात का है कि कोरोना को मुसलमान बना दिया गया है। क्योंकि सरकार के पास ऐसा है कि सरकार के पास इसके अलावा, और जो भक्त उनके फ्री बैठे हुए हैं, जो आईटी सेल में उनके भक्त फ्री बैठे हुए हैं, उनको उनके पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। अगर इसको हटा दिया जाए, आज कोरोना वायरस और मरकज को हटा दिया जाए, अगर इसके बारे में बात ना करें तो किसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि उनको जिनके भक्त हैं वो तो बिल्कुल बैठे हुए हैं। वो आपने देखा होगा, पहली बार वो आए और उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद कहा कि भाई थाली बजाइए, पूरे लोग थाली बजाने लगे। फिर उन्होंने बाद में दूसरा ऐलान किया कि टॉर्च लाइट जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लोग उसका वो उस पर पालन करने लगे। सबसे बड़ी बात है, जब अभी लास्ट वो प्रकट हुए थे, उन्होंने पब्लिक के जब रूबरू पहुंचे तो उनके पास मास्क नहीं था, तो उन्होंने गमछा लपेट के आए और उन्होंने बताया कि लोग गमछा लपेट ले। अपनी जो नाकामयाबी को जो लोग 6 साल से मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, आज भी वो सारी चीजें जो मेडिकल में हमारी जरूरत है, वो हम लोग बार बार चाइना को गालियां दे रहे हैं, चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना से लेना पड़ रहा है। मैं पूछता हूँ, सरकार की जो सबसे पहली योजना जो देश में शुरू हुई थी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में सरकार बता दे कि वो क्या बनाती, ऐसी चीज बनाती है जो इंडिया की है। तो मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा आज ये इशू लिया है कि उन भक्तों के पास जिन्होंने इस मामले को हिंदू मुस्लिम किया है, वो मीडिया के जो लोग, जो गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने इस मसले को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की है, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं था कि वो इसको बनाए। उनकी जो टीआरपी है, जो उन्होंने फॉलोअर बनाए हैं, उनको जहर घोलने के लिए ही बनाया है। तो वो जो जिनको 6 साल तक आपने, मैं तो कहूंगा 50 साल तक जिनके लोगों के धीरे धीरे उनके रगों में नफरत का जहर डाला गया, आज की नफरत की बात कर रहे हैं। तो जिनके पास जो देने के लिए होता है वही देता है। तो मोदी जी के पास जो कार्यकर्ता है वो जहर फैलाने वाले हैं, इसलिए वो आज भी जहर फैला रहे हैं। जैसे कि आपने मेक इन इंडिया की बात की, तो मेक इन इंडिया जो है कहाँ खड़ा नजर आ रहा है कोरोना वायरस से लड़ाई में? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है, महाराष्ट्र के जो हॉस्पिटल है
हिंदुस्तान के हॉस्पिटल है, ये सहूलियात की कितनी कमी नजर आ रही है इस लड़ाई कोरोना से लड़ने में? लगभग लगभग देखिए, जब मैं एक राहुल गांधी जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था कि देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा आने वाला है। अगर लोग, राहुल गांधी जी कोई आम आदमी नहीं है देश में, राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं और जिन्हें 70 साल से देश को चलाने का जिनकी नस्लों को तजुर्बा है, उन्होंने एक ऐलान किया कि देश को इस बात का खतरा है। उसी वक्त हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे बेसिक चीज है, आप सोचिए, सबसे बेसिक चीज है जिसके बारे में बात होती है, पीटीटी के जो उनकी एक वो किट है, तो उसकी बात होती है, तो वो भी हिंदुस्तान नहीं बना सकता। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े उसने कभी भी हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में और डेवलपमेंट के सेक्टर में उनके पास कोई भी नीति नहीं है। बस उनके पास एक है एडवर्टाइज, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में उन्होंने, आप बताइए, आज भी हम लोग मुंह उठा के चाइना की तरफ देख रहे हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया इल्जाम लगा रही है कि चाइना ने इस बीमारी को फैलाया है अपने धंधे बनाने के लिए। चाइना ने हमेशा हमारे देश के खिलाफ हमेशा काम किया है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, और वो हमेशा रशिया के साथ। मगर जो हमारे जरूरतों की चीजें लेने के लिए आज हम चाइना की तरफ देखते हैं। अगर चाइना हिंदुस्तान को अपनी जो उत्पाद देना बंद कर दे, तो मैं दावे से कहता हूँ हिंदुस्तान में एक भी तरक्की चल नहीं सकेगी। साइकिल इंडस्ट्री ले लीजिए, मशीन इंडस्ट्री ले लीजिए, कपड़े की मशीनें ले लीजिए, आज के टाइम पे फोन ले लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, अगर हिंदुस्तान में, अगर कंप्यूटर के ले लीजिए, लैपटॉप के ले लीजिए, अगर चाइना की तरफ हम भिखारी की तरह देखते हैं, और जो मोदी जी का मेक इन इंडिया का नारा था, वो बिल्कुल झूठा और बस एडवर्टाइज में अरबों रुपए खर्चा किए, एडवर्टाइज के नाम पर अरबों रुपए फेंके गए सरकार ने पब्लिक के पैसे को नाजायज बेच दिए। फारूक खान, कांग्रेस, जैसे कि अफरोज मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले बहुत अच्छी स्पीच की थी, उन्होंने कहा था, इसे होशियार भी किया था। अभी 4 रोज पहले उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, शायद ट्वीट किया था उन्होंने, कि ये जो वक्त मिला है लॉकडाउन का, ये एक पॉज बटन है, इस पॉज बटन में हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। उस ट्वीट का भक्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, जबकि उन्होंने बहुत अहम बात की कि ये जो मौका मिला है, ये एक पॉज बटन है। अगर फिर से ये लॉकडाउन खत्म होगा तो जाहिर सी बात है, ये फिर बहुत ज्यादा फैल जाएगा और नुकसान होगा। तो इसको आप, इस ट्वीट को या राहुल गांधी की इस बात को कितना सीरियस लेते हैं? देखिए राशि साहब, इस वक्त हम एक हिस्टोरिकल दौर से गुजर रहे, तारीखी दौर से गुजर रहे। ना ऐसा पहले माजी में कभी लोगों ने देखा है कि इतना बड़ा कोई महामारी विश्व स्तर पे आई है, और न उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसी महामारी को देखे, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसकी बदकिस्मती है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति के अंदर भी आपस में अंदरूनी इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि ये जग जाहिर है कि दुनिया ठहर गई। अब जहां भी जो है उसको लॉक कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया, तो दुनिया ठहर गई। आज क्या दुनिया में हो रहा है? दुनिया में कहीं नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, दुनिया में कहीं नई इजादात हो रही है, दुनिया में कहीं नए सौदे हो रहे हैं, नए कुछ। आज दुनिया ठहर गई। तो इस ठहरे हुए समय में अगर मुझसे ये सवाल होता, राहुल गांधी तो बहुत बड़े, मतलब इस मुल्क में एक लीडर है, मैं उनको ये नहीं कर सकता, उनका क्रिटिसिज्म करना मेरा मकसद नहीं, और न उनके उसको मवाजना मैं कर सकूं, सही है। लेकिन अगर मुझसे ये सवाल किया जाता तो मैं ये आपको बताता हूँ कि शुरू के दिन से मैं बोलता हूँ कि देखो क्या दिन आ गए, क्या हालात आ गए, कि दुनिया मुट्ठी में थी, दुनिया मुट्ठी में थी और हम सारी दुनिया से कांटेक्ट में थे, और आज ऐसा हो गया कि दुनिया ठहर सी गई। मानो हम ऐसे हो गए कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और हम उस दौर में चले गए, हिस्टोरिकल दौर के अंदर, जब दुनिया बहुत एक गांव तक सीमित होती थी, एक मोहल्ले तक सीमित होती थी। बस ऐसा ही दौर ये आजकल चल रहा है। उसको उन्होंने जरा अंग्रेजी में कह दिया, ये दुनिया पॉज हो गई, ये वक्त जो है पॉज है। इस पॉज के अंदर उनका मेरे ख्याल से मकसद ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा परिस्थिति, तो हम आने वाले हालात का मुकाबला कैसे करना है हमको, और लोगों को हम कैसे राहत पहुंचाए, भारत के नागरिकों को कैसे राहत पहुंचाए। ये वो दौर है कि ये पॉज टाइमिंग में, यानी ये रुके हुए दौर के अंदर हम उसकी भी योजनाएं वगैरह बना। नहीं, उन्होंने इस लॉकडाउन को जो पॉज बटन जो कहा है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, लोग अपने अपने घरों में हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, जो समाजी दूरियां जो बनाई गई है, इसमें सरकार को ये चाहिए कि वो आने वाले वक्त की तैयारी कर ले कि हमारे हॉस्पिटल्स है, हमारा मेडिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ पर दवाओं की कमी है,
हमारे पास बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। इस लॉकडाउन के दरमियान पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान भर में इसकी तैयारी हो जाना चाहिए। ये होशियार किया है राहुल गांधी ने, जबकि उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है इस बात को। और जो आरएसएस के लोग हैं या मोदी भक्त जो है वो इसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन कल ये मजाक जो आज बना रहे हैं, कल इनका मजाक बनेगा। मैं मंसूर शेख की तरफ आता हूँ। आप इस पॉज बटन को जो है राहुल गांधी ने जो कहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए? सरकार कहाँ पर खड़ी है और मोदी जी के जो दावे हैं वो कितने सच नजर आ रहे हैं? नहीं, मैंने कई सालों राहुल गांधी जी जब 2004 में पहली दफा सांसद बने थे तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं कभी उनको पसंद नहीं करता था। 2012 में जब उन्होंने मनमोहन सिंह द्वारा जो बिल लाया गया था तो मैंने उसका विरोध व्यक्त किया था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी डेवलप हुई है और जिस तरह से समझदारी की बात अब वो करते हैं, अभी उन्होंने, आप यकीन मानिए, अब मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे, मैं उनका फैन हो गया। क्योंकि फरवरी में ही उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात बता दी थी हिंदुस्तान में कि गवर्नमेंट को कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है और बहुत बड़ी बीमारी है, उसको रोकने के लिए हमको बहुत हद तक काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने उसको जरा भी सीरियस नहीं लिया। WHO की 31 जनवरी को जो नोटिस निकली थी कि आप फ्लाइट्स वगैरह बंद कीजिए, इनकमिंग आउटगोइंग उसको सरकार ने सीरियस नहीं लिया। पूरा फरवरी 2020 का महीना इस तरह निकल गया, मार्च का मौसम टाइम निकल गया। 19 मार्च को आकर प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भाषण दिया, पहली बार उससे सीरियस हुए, और 23 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार भी बनी और तमाशे हमने देखे। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, जबकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश, ये चाहते थे मंसूर शेख, ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन जाए और कोरोना वायरस से लड़ाई में उस सरकार को बनाने को लेकर पूरे देश का नुकसान किया। हमारी सरकार या मोदी जो है 1 महीना लेट हुई लॉकडाउन करने में, जबकि ये लॉकडाउन की तैयारी जो है इसका 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था। और जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से आपका कहना ये है कि सरकार जिम्मेदार है, जो नुकसान नजर आ रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है। सरकार जब ये बीमारी आती है तो सरकार को लोगों को फंड देना चाहिए, सरकार को भरोसा रखना चाहिए। सरकार बोलती है ताली बजाओ, सरकार बोलती है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ एक मीथ है। आप बताइए, हम लोग मुंबई में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, हमारे घरों के अंदर 10x8 के अंदर 6 लोग सोते हैं, 10x10 में 8 लोग सोते हैं। हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे? ये सिर्फ अमीर रख सकते हैं। आज कई लोगों की वो बोलते हैं कि अलग कमरे में, पूरा बेडरूम में, पूरी अलग कमरे में सो रही है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रख रहे हैं। अरे भाई, आप ध्यान रखेंगे, लेकिन जो लाइफ फॉर सर्वाइवल है, जो लोग 8-8 लोग आते थे अपने घर में सोते थे, दिन भर काम करते थे, 10x10 में 2 लोग सोते थे, 8 लोग सोते थे, फिर वो सार्वजनिक शौचालय में जाते थे, सार्वजनिक हमाम में जाते थे अपनी जरूरत के लिए। आज वो लोग किस तरह से 10x10 में 8 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें? इसका ये मतलब नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सलम इलाकों में 8x10 के कमरे हैं, 6-6, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, दिन में भी नहीं रह सकते। यहाँ तो लोगों का मामला हमने तो ऐसा देखा है कि अगर घर में कुछ लोग सोते हैं तो 2 लोग जो है ना बाहर बैठते हैं। बिल्कुल, सोने की जगह नहीं होती है रात को। इन सब चीजों में राशिद साहब, इन सब चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार है। जैसे कि आपने देखा NPR के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उनकी वो 4,000 समथिंग कुछ 3945 करोड़ का बजट ला रहे। हमारे पास NPR के लिए 3 करोड़ का बजट तैयार है। तो आज आप जो स्लम में रहते हैं, आप उनके लिए कैंप बनाइए ओपन में, आप उनके लिए खाना दीजिए, आज उनको आप अकोमोडेट करिए ताकि बीमारी नहीं फैले। आप स्लम के लोगों से कैसा उम्मीद कर सकते हैं जो घर में रहेंगे? जिस घर के अंदर 8 लोग और 6 लोग, आपने बताया 2 लोगों को अंदर रहते हैं, 2 लोगों को बाहर रहना पड़ता है। इस तरह की हालात है जब नॉर्मल डे के अंदर गवर्नमेंट उनको खाना नहीं डिलीवर कर पाती है। नॉर्मल डे में आपको पता है कई लोग भूखे सोते हैं। जी अजमल शेख, ये बताइए कि जिस तरह से 3 मई को लॉकडाउन खत्म करने की बात की जा रही है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या खत्म किया जाएगा? क्या लगता है आपको, लॉकडाउन खत्म होना चाहिए या आगे भी ऐसे हालात है कि जारी रखना चाहिए? नहीं, दुआ तो करते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, वही अच्छा है। क्योंकि अभी जो सरकार का तो फेलियर देखा जा रहा है, ये लोग शुरू से ही फर्स्ट डे था कि भाई ये रहेगा, फिर कर्फ्यू रहेगा, और ये सबको मालूम पड़ गया था कि ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बट एक बार में बताया नहीं। अगर सरकार बोलती ये लॉकडाउन हम बढ़ाने वाले हैं तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बोलती, तो लोग क्या करते, अपने घरों में राशन वाला भरा देते, खाने का इंतजाम कर लेते। मालूम है काम बंद होने वाला है, अपना इंतजाम कर लेते। कुछ नहीं बताया गया। अचानक से प्रधानमंत्री आते हैं,
और एक क्लास लेके जाते हैं, बस 4 दिन और बढ़ जाएगा, एक हफ्ता और बढ़ जाएगा, 10 दिन और बढ़ेगा, और उसमें कोई छूट देते नहीं है। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई मेडिकल पे दवा लेने जाता है, किसी तबियत खराब दवा लेने आता है, तो डर के हमारे हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। जी क्यों मालूम है? वो पुलिस की गलती नहीं है, वो भी अपने अच्छा ही कर रहे हैं, हमारी पुलिस कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन जो मजबूर आदमी है, दवा नहीं मिल रहा है, वो लेके बाहर जा रहा है, बाहर जाके आ रहा है तो मार खा के आ रहा है, वो डर से नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग बेकार दवाई के लिए घर में परेशान है, और कुछ लोग जिनके खाना राशन नहीं है, वो बचने बाहर नहीं आ रहे। क्यों? राशन दुकान हो गई बंद। लेकिन ये हालात रहेंगे तो लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दें, मतलब कुछ तो मौका मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। तुमने बाहर से आए और अनाउंस कर दिया कि ये लॉकडाउन रहेगा, इतना लंबा लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लोगों का इंतजाम तो करो। बहुत आगे लंबी आ रहा बात। है, आगे बढ़ने वाला है, तो ये stop कर देते हैं। अजमल शेख बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, ज्यादा तफसील में नहीं जा सकते, मुख्तसर बात में सारी बात आ जाए। अफरोज मलिक जी, बिल्कुल। लॉकडाउन को लेकर जो मैंने बात की मंसूर शेख से भी और अजमल शेख से भी कि भाई लॉकडाउन जी बढ़ाना नहीं बढ़ाना है, लेकिन उन्होंने एक बात रखी, कहीं ना कहीं है ना, कुछ ज्यादतियां जो है प्रशासन की तरफ से हो रही है, पुलिस की तरफ से हो रही है, पुलिस मार रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन या सरकार तो की नीयत अच्छी है, अच्छा चाह रहे हो कि भाई लोग जो है ना अपनी परेशानी मतलब ये लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग भी नहीं समझ रहे इसको। खासकर मखसूस कुछ इलाकों में हम ये देखते हैं कि लोग भी इसको समझ नहीं पा रहे। पुलिस आती है, भाग जाती है अपनी गलियों में, फिर पुलिस के जाने के बाद फिर दोबारा रोड पर आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पुलिस को धोखा दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप जब तक लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सामाजिक दूरियां बना के नहीं रखेंगे, दो चीजें हैं। एक बात, कल एक मैंने जहीर काजी साहब से इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था कि इस वक्त जो है दुआ और दूरियां वही इंसान को बचा सकती है। तो दुआ और दूरियां बहुत जरूरी है, और इस दूरियों को लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना हमारे लोग जो है ना इसका गलत बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं? बिल्कुल मैं तो राशिद रहीम साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो सबसे कम असर नजर आता है वो हमारे मोहल्लों में नजर आता है। जो हमारे मोहल्लों में जो हमारे का मतलब हमारे मुसलमान जहाँ आबादी ज्यादा है वहां पे सबसे ज्यादा नजर आता है। वजह उसकी ये भी है कि हम लोग ने कभी सोशल जो सामाजिक जो जिम्मेदारियां उसकी तरफ हमारा कभी रुझान नहीं रहा है। हम हर चीज को जिद से देखते हैं और हम हर चीज को एक उससे शक की नजर से देखते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को कहते सुना है कि सरकार ने मस्जिदें बंद करना इसलिए सरकार ने किया है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े। अरे मस्जिदें खुली थी तो मुसलमान कौन सा बड़े नमाजी थे? सही है, उस मस्जिदें खुली तो मुसलमान कौन सा बड़ा नमाजी था? इतने नमाजी तो आते थे। सही है, मैं सिर्फ एक बात राशिद साहब मानता हूँ, मैं इनको कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो इस बीमारी का, सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। अब ये मामला है कि अपनी जान हमें खुद को बचाना है। सही है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए कितना लोगों से दूर रहेंगे, एक दूसरे से कितना कम कम्युनिकेशन में आएंगे, कितना कम एक दूसरे के मतलब बीमारी को स्प्रेड करने से रोकेंगे, वो खुद की हमारी जिम्मेदारी है। उसको हर आदमी को इंडिविजुअली खुद समझना पड़ेगा। और वो ये नहीं समझता, जैसे जो लड़का घर से, अभी हमारे घर में 6 लोग हमारे परिवार में, उसमें से हमारा लड़का घूम के आता है। अब मान लो बीमारी को लेके आ जाए तो हम बातों को तो हमारे घर में बैठने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। सही है, उस लड़के को समझना चाहिए ना, ये उस लड़के को समझना चाहिए कि जो मैं बीमारी घर लेके जा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं घूम रहा हूँ तो मैं खुद ले आऊंगा ना। अगर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, महफिलों में चाय पानी चल रहा है, पहुंचे और वहां पे क्रिकेट चल रहा है, कैरम चल रहा है, तो अगर किसी को उसमें पॉजिटिव हो तो वो ऑटोमेटिक मुझे होगा। और जब मुझे हो जाएगा, और हम लोग ये देख रहे हैं कि ज्यादातर ये उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है, जो बीमार हैं। तो आप जो उम्र दराज लोग हैं, तो आपके जो माँ बाप होंगे वो उम्र दराज ही होंगे, तो पहले तो उनको इफेक्ट नजर आएगा उसका। मैंने कई केसों में ऐसा देखा है कि लड़के माँ बाप घर में पड़े थे, वो कोरोना इन्फेक्टेड थे, तो कोरोना लाया किसने है? आखिर कोई बाहर से लाया होगा। अच्छा, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये इसको क्यों नहीं हुआ? तो जब उसकी इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग है तो उसका असर नहीं हुआ। पहले जो कमजोर था, दिल का मरीज था, जो शुगर का मरीज था, जो लंग्स का मरीज था, वो मर गया। सही है, अभी आप बच गया, अब आपका टेस्ट हो रहा था, पॉजिटिव आप निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है राशिद साहब कि हम लोग अपने आप को भी बचाएं, अपने मुआशरे को बचाएं, और अपने देश को भी बचाएं, और सारी इंसानियत को बचाएं। और इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह इबादतों को कबूल करने वाला है। अल्लाह हर चीज का मालिक, जिसने जिस अल्लाह ने बीमारी को भेजा उसी की ताकत है बीमारी को उठाने की। अगर हम मुसलमान है तो ईमान रखते हैं। और तो हमारे शरीय कवानीन में तो बहुत लचक है।
इतनी सख्तियां बिल्कुल। नहीं है, हर एक का रास्ता हमारे उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम में हर हाल में, हर हालात में किस तरह से हमको रहना है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, ये बता दिया हमें। तो इसको बिल्कुल लोगों को इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं अजमल शेख बिल्कुल। से कुछ, आप कुछ कहना चाह रहे थे अजमल शेख, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुख्तसर वक्त में जवाब दीजिए। नहीं, मैं उसने वो अभी जो बोले, आपने ही बोले, बराबर साहब बोले, मंसूर भाई नहीं बोले, बहुत अच्छी बात बोले कि जैसे निकलना नहीं चाहिए, मैं मान रहा हूँ निकलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग आज ना कहीं बहुत मजबूर है, बहुत ज्यादा। यहाँ खास तो जहाँ पे हमारा पूरा है ना, 90% जो है ना, वो थर्ड थर्ड उससे भी नीचे है, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो का डेली खाते, उनको ये मजबूर है, उनको दवा लेने के लिए, खाने के लिए, और उनको है ही नहीं कोई। अगर जैसे हमारे जैसे कुछ लोग हैं, अगर पहुंचा रहे, खाना पहुंचा रहे, अगर ठीक है, बाकी अगर कहीं और नहीं मिलता है, अभी इतना बड़ा एरिया के अंदर एक पूरे दिन नहीं होता है, अगर उनको राशन ये मिलता है, खाना मिलता है ना, तो उनको शौक नहीं निकलने का। हम लोग खुद रोड पे सफाई कर रहा है, कोई आवाज नहीं, कोई आता नहीं। अजमल शेख, आप खुद देख लो, नहीं समझ आप गया, खुद देखो, सफाई रोड पे आपकी बात। लोग निकल रहे क्यों, शाम में दोपहर में से निकल रहे खाने के लिए। नहीं, अफरोज मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, राशिद साहब एक बात बताइए, आखिर ये स्थिति क्यों बन गई है कि हमारे मुसलमानों के मोहल्लों में आप कसाईवाड़े चले जाए, ग्राउंड+4, ग्राउंड+5, ग्राउंड+7 बिल्डिंग है, जी घर में से निकलने 2 बिल्डिंगों के बीच में इतना फासला है, 2 फीट का फासला है। जी आखिर ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं, और हम लोग जहाँ मुसलमान मोहल्ले होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में हम जाते हैं, क्यों हम लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, क्यों हम लोग ने ऐसा अपना सोसाइटी को बना रखा है जहां से निकलने का रास्ता नहीं। गटरें जो है कसाईवाड़, मैं सुरेश नगर में देखता हूँ, जो गटर के चैम्बर है वो दुकानों के अंदर लोगों ने कब्जा कर करके रास्ते बंद कर दिए, जी एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं, लाश निकलने का रास्ता नहीं। ये सब हमने क्या, कोरोना ने किया है? नहीं, हमने, भाई मैं बोल रहा हूँ, ये हमने नहीं किया है, ये भी जो है ना हमारी बीएमसी ने किया है। बीएमसी, अब बीएमसी चाहती हो सकती है उसी टाइम पे पैसा लेके खुद जाएगी थे खड़े होके। सरकार है ना, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, बीएमसी इन्वॉल्व है। क्या आप ऐसा बोले, आप ये बोल रहे हो ना, जैसा नहीं करना चाहिए, घर में निकलने से ठीक है, लेकिन क्या वो उसके ऊपर उनको पैसा इतना नहीं है कि दूसरा घर बना ले, उसके ऊपर पैसा बना लेते। सरकार ने बीएमसी चाहेगी तो नहीं बन सकता, वो पैसा लेके बना लेते हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं ये सरकार और बीएमसी हर जगह इन्वॉल्व है, पैसा ले करती है, बाद में तोड़ती है, पैसा भी लेगी कराने के लिए, तोड़ने के लिए फिर वही लेगी। और उसको कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें कोई गलती नहीं है, मजबूर है, बीएमसी पैसा लेती है, सरकार हर जगह पैसा ऊंचे ऊपर आता है, ये मजबूरी में आदमी करता है, क्योंकि शौक नहीं है पकड़ने का, यहाँ हाथ बाहर निकालने दूसरे घर में पहुंच जाता है, सोशल डिस्टेंस बात दूर है, क्या करेंगे अभी। नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, एक ही हम मौके पर सारी डिस्कस नहीं कर सकते, किसी इस मौजू पर भी आएंगे कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, बीएमसी की जिम्मेदारी क्या है, इस तरह के गैर कानूनी जो काम होते हैं वो किस तरह होते हैं, कौन कराता है, उनके पीछे किसका हाथ हमारे होता है। एरिया में हो रहा है अजमल, मैं राशिद साहब आपको बताऊंगा, ड्रग का धंधा हमारे मोहल्लों में हो रहे हैं। इस इशू को भी लेंगे अफरोज मलिक साहब, इस इशू को भी लेंगे, हम अलग अलग इशूज पे बात करेंगे। अगले हमारे मोहल्लों में है, सड़कों का कब्जा हमारे मोहल्लों में है, कब्रस्तानों के कब्जे हमारे मोहल्लों में है, मैदानों के कब्जे हमारे मोहल्लों में है, पूरी सड़कों को कवर कर रहे हैं हमारे मोहल्ले में। ऐसा नहीं सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात है, हर मामले में नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इलीगल करने बात आपने की है, इसके लिए मैंने बताया। जी तो मेरा कहना बहुत सारी चीजों का मामला है। हमारे एरिया में जो अस्पताल है, आप उनका रेट देखेंगे लीलावती से ज्यादा है जी हमारे मोहल्लों में। अफरोज मलिक साहब, एक ही एपिसोड में हम सारे मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम ड्रग्स को लेकर, हेल्थ को लेकर अलग अलग इश्यूज पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर आगे फिर हम चर्चा रखेंगे। कहिए मंसूर शेख, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ आपके जरिए से ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब उद्धव ठाकरे साहब से कहना चाहूंगा कि आप महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह पर लोगों को इंश्योर कीजिए कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उनको एम्बुलेंस मिले, आने जाने के लिए एम्बुलेंस मिले, उनको खाने के लिए बाकायदा प्रोवाइड हो, राशन की दुकानें भरी हो, और लोगों को सख्ती से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अपने घरों से नहीं निकलिए। सरकार आपके लिए है, प्रशासन आपके लिए है, वो आपके लिए काम कर रहा है, और आगे भी इस तरह वो लोग काम करते हैं। कहीं गलती चूक सरकार से हो रही है, कोशिश करेगी सरकार भी, हम उम्मीद रखते हैं कि वो आगे इस चीज को सुधारने की सरकार भी कोशिश करेगी। ये मामला बहुत नाजुक है कोरोना का, कोई छोटा मोटी महामारी नहीं है, कई देश इससे ग्रस्त हो चुके हैं, शायद सही होने के बाद कई देश इकोनॉमिक तौर पे बर्बाद हो जाए। तो हम सबको इस बीमारी का मुकाबला डट के करना है, और सरकार से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा
कि आप तमाम चीजें लोगों को प्रोवाइड कीजिए ताकि लोग सड़कों पे ही नहीं आए। अगर लोगों को चीजें ये मिलेंगी एकदम तो सही वो बात, लोग ये सड़क पे नहीं ये बात एकदम सही है। सरकार अगर घर में पहुंचा देगी तो कोई आएगा नहीं सड़कों। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज की चर्चा का हम यही इख्तिताम करते छोटी हैं। सी बात है भाई, एम्बुलेंस एक हमारे यहाँ पे इंतकाल हो गया था, एम्बुलेंस आई उसके लिए, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, 12 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस के अंदर 2 लोग भी नहीं होते उठाने के लिए, एक आदमी भी नहीं होता उठाने के लिए, तो लोकल लोगों को उतारना पड़ा। आज आप बोलिए, अब वो इंतकाल किसी भी चीज के कारण से हुआ, अगर कोरोना से किसी का इंतकाल हो जाएगा तो कौन हाथ लगाएगा उसको? मजबूरी में हम लोगों को जाके उनको मतलब सपोर्ट करना पड़ा, उस डेड बॉडी को उतारना पड़ा 4-5 दिन। तो मैं बस सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह का काम सरकार न करे, जो चूक हुई है उसको छोड़ के आगे बढ़े, लोगों के लिए काम करे। नहीं, आखिर में मसला बात निकल कर वही आती है आखिर में कि इन सारी बातों के लिए समाजी सियासी मिली जो ये काम होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं कि हम इंसानियत के लिए काम करें, खैर ख्वाही के लिए काम करें, मुल्क के लिए काम करें, तो सिर्फ सियासत कार फरमा नजर आती है, नाम और नमूद नजर आता है। अगर हम नेक नियति के साथ में हमारी एनजीओ तंजीमें काम करें हेल्थ इशू पर, एजुकेशन पे, तो बिल्कुल कामयाबी मिलती है और लोगों को सहूलियात भी पहुंचती है। लेकिन लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारा नाम हो, नुमाइश हो, और नुमाइश के बगैर कोई काम करना चाहता नहीं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने देना चाहते भी नहीं, जो नेक नियति के साथ में काम कर रहे हैं उनको लोग काम करने देना चाहते भी नहीं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। आज की चर्चा हम यही खत्म करते हैं। ये बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, फिर किसी इशू पर इंशाल्लाह हम फिर एक साथ बैठेंगे और अपने नाज़रीन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बोल मुंबई बोल के इस खास प्रोग्राम में हम हक से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, पूरी ताकत के साथ में बोलेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी का, जियो फाउंडेशन के अफरोज मलिक का, मॉरिशन मुस्लिम विकास के मराठा खान का और मदीना ग्रुप के मंसूर शेख का, अजमल शेख का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद।